हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है नव्या एजुकेशन हब पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम है अनुराग कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये 9th क्लास का चैप्टर है और ये बहुत ही बेसिक है साइंस के लिए। ठीक है, तो इसको 9th क्लास के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट भी कर सकते हैं और 11th की एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर है। और इसमें मैंने बहुत सी इमेजेस और कंटेंट ऐसा ऐड किया है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड you see both living and non-living organism. You may wonder and ask yourself, what is that make an organism living and what is that make an organism non-living? आप जब अपने चारों ओर देखते हैं तो आपको लिविंग बीइंग भी दिखाई देते हैं और नॉन लिविंग बीइंग भी। आप आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में पाया जाता है बट नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। तो लिविंग बीइंग में ऐसा क्या पाया जाता है जो नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर है सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं पाया जाता। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फिर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और सेल वॉल के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दी थी ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली लाइक न्यूक्लियस होगी, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, सेल के अंदर ये सभी ऑर्गेनेली पाई जाती हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनेली हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं या डबल मेम्ब्रेन होती हैं। जो ऑर्गेनेली हैं जो सेल में पाई जाती हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती हैं और डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती हैं। और कुछ ऑर्गेनेली ऐसे भी होती हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन होती हैं, तो हम उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे सेल डिवीजन, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये इमेजेस हैं सेल्स की। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया भी था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाए जाते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं पाए जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, रॉबर्ट हुक ने। आपको स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है वो किसकी है, रॉबर्ट हुक की। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम जिस सेल को डिस्कवर किया था वो सेल कैसा था, डेड सेल था। आपको याद रखना है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम जो सेल देखे थे वो सेल कैसे थे, डेड सेल थे। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम जो सेल ऑब्जर्व किए थे वो डेड सेल थे। और जो डेड सेल देखे थे वो कौन से प्लांट में देखे थे, ओक ट्री में। कौन से ट्री में, ओक ट्री में, OAK, उसको हम क्या बोलते हैं, ओक ट्री। ओक ट्री में कोर्क को ऑब्जर्व किया था और रॉबर्ट हुक ने क्या पाया कि जो ओक ट्री की कोर्क है वो डेड सेल है। और डेड सेल वो कैसे लग रहे थे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया ओक ट्री की जो कोर्क थी उसमें हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो इमेज है, ठीक है, ये हनी कॉम्ब लाइक है। तो रॉबर्ट हुक ने ओक ट्री में यही हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए थे। और रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम जो सेल देखे वो डेड सेल थे। नेक्स्ट, तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम जो सेल देखे, डेड सेल देखे 1665 में। एंड रॉबर्ट हुक के बाद फर्स्ट टाइम जो लाइव सेल देखे वो किन साइंटिस्ट ने देखे, एंटोन वॉन लीवनहॉक ने। एंटोन वॉन लीवनहॉक ने
1674 में फर्स्ट टाइम वाटर की ड्रॉप में लिविंग सेल ऑब्जर्व किए, और जो लिविंग सेल ऑब्जर्व किए वो कौन से थे? बैक्टीरियल सेल। इसके बाद एंटोन वन लीeuwenhoek ने अदर सेल ऑब्जर्व किए, लाइक स्पर्म सेल हो गए, वाइट ब्लड सेल हो गए, रेड ब्लड सेल हो गए एंड ईस्ट सेल हो गए। तो अगर आपसे कोई भी पूछे, है ना, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम जो सेल की डिस्कवरी की किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखे, डेड सेल देखे, वो डेड सेल कौन से प्लांट के थे? ओक ट्री, OAK, ओक ट्री की कोर्क में ऑब्जर्व किए थे। और जो लिविंग सेल है फर्स्ट टाइम वो किसने ऑब्जर्व किए? लीeuwenhoek ने। ठीक है, लीeuwenhoek ने डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग सेल ऑब्जर्व किए। नेक्स्ट, ये सेल की डेफिनेशन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये 9th में भी सेम है और 11th क्लास के NCERT में भी सेम है। तो सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल, वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। जैसे हम बात करें कोई भी बिल्डिंग है, तो कोई भी बिल्डिंग एक एक ईंट से मिलके बनती है, मीन्स एक एक ब्रिक से बनी हुई है। उसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो। ठीक है, और द बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? नर्व सेल। जो हमारा ब्रेन है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? नर्व सेल है। और जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। और जो नर्व सेल है ये लॉन्गेस्ट सेल है इन दी बॉडी में, एंड नर्व सेल क्या है? ब्रांच सेल है इन दी बॉडी में। और आप जो स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे हैं, ये कौन से सेल की है? न्यूरॉन सेल की है। कौन से सेल की है? न्यूरॉन सेल की। हम न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं और नर्व सेल भी बोलते हैं। अब जो आज आप ये देख पा रहे हैं, ये डेंड्राइट है। ये क्या है? डेंड्राइट है। और ये क्या है? सेल बॉडी है। और सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, और इससे आगे जो पार्ट कंटिन्यू हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं एक्सोन। क्या बोल रहे हैं? एक्सोन। और जो आपको ये वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्कोन सेल है। क्या है? स्कोन सेल। ये स्कोन सेल ही एक प्रोटीन की शीट सिक्रेट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। ये माइलिन शीट कौन सिक्रेट करता है? स्कोन सेल सिक्रेट करता है। और टू माइलिन शीट के बीच में जो ये आपको ब्लू कलर का स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। और इसके बाद जो एक्सोन है हमारा एंड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? सेल की डेफिनेशन पढ़ी। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल है, उनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। और ब्रेन की बेसिक यूनिट क्या है? नर्व सेल। और हमारे ब्रेन में जो सेल पाए जाते हैं, नर्व सेल, वो लॉन्गेस्ट सेल हैं इन दी बॉडी में, और ब्रांच सेल हैं इन दी बॉडी में। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ लंग। द बेसिक यूनिट ऑफ लंग क्या है? एल्वियोलाई। बेसिक यूनिट ऑफ लंग क्या है? एल्वियोलाई। अब आप स्क्रीन पे ये इमेज देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो शोल्डर से लेकर यहाँ तक जो ये स्पेस है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक रीजन। शोल्डर से लेकर ये जो स्पेस है डायफ्रागम तक, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक रीजन। और थोरेसिक रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हैं ये दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये लंग्स हैं ये कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और लंग्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन करना। हम दो गैसेस क्या करते हैं रेस्पिरेशन में? हम दो गैसेस यूज करते हैं। एक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और दूसरी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस हम इनहेल करते हैं, जो गैस हम इनहेल करते हैं वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। और जो गैस हम एक्सहेल करते हैं वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन आते हैं? लंग्स आते हैं। और लंग्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एल्वियोलाई है।
यहाँ पे ये एल्वियोलाई का ही डायग्राम दिखाया हुआ है, और जो एल्वियोलाई है ये रिच है ब्लड सप्लाई में। जो एल्वियोलाई है वो किस में रिच है? ब्लड सप्लाई में। तो हम नोज से, अपनी नाक से जो गैस इनहेल करते हैं वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। फिर वो लंग्स में भी कहाँ जाती है? एल्वियोलाई में जाती है, और एल्वियोलाई से वो ऑक्सीजन जाती है ब्लड में, और जो ब्लड है उस ऑक्सीजन को लेकर जाता है बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक, बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक। फिर वो जो ऑक्सीजन है सेल के अंदर एंटर करती है, और सेल में वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नोज से जाती है लंग्स में, और लंग्स में जाती है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई जो रिच है ब्लड सप्लाई में, एल्वियोलाई रिच है ब्लड सप्लाई में, तो जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से एंटर करती है ब्लड में, और ब्लड से फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है ईच एंड एवरी सेल को, और फिर सेल से वो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा ब्लड में आ जाती है, और उसको हम एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में आ जाती है, ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाती है, एल्वियोलाई से नोज से बाहर एक्सहेल हो जाती है। और जो वाटर है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लंग्स के जरिए एक्सहेल कर देते हैं, और जो वाटर है वो लंग्स के जरिए इवेपोरेट हो जाएगा, और जो एनर्जी है एटीपी, ठीक है, वो हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ लंग है एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई किस में रिच है? ब्लड सप्लाई में। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ लीवर। बेसिक यूनिट ऑफ लीवर क्या है? हिपैटिक सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लीवर हिपैटिक सेल। और लीवर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। और आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो ये ब्लू कलर की ये वेन्स हैं, और जो रेड कलर की हैं, ठीक है, ये एओर्टा है। ठीक है, और आपको ये दिखाई दे रहा है ये इंफीरियर वीना कावा है। ठीक है, और ये गोल ब्लैडर है। ठीक है, और ये कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, ये हिपैटिक आर्टरी है, और ये पोर्टल वेन है। ठीक है, तो जो ब्लू कलर की है ये वेन है, और ये रेड कलर की क्या होती हैं? आर्टरी होती हैं। ठीक है, अब जो लीवर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो मैंने क्या बताया कि जो बेसिक यूनिट है लीवर की वो क्या है? हिपैटिक सेल है, और लीवर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। और जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है इन ह्यूमन बॉडी। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है इन ह्यूमन बॉडी। और जो लीवर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, और जो बाइल जूस है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है। बाइल जूस में लाइपेस एंजाइम पाया जाता है जो ब्रेक डाउन करता है फैट को। बाइल जूस में लाइपेस एंजाइम पाया जाता है जो ब्रेक करता है फैट को फैटी एसिड प्लस में ग्लाइसिरोल में, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसिरोल। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और इसका जो वेट है 1.2 टू 1.5 किलोग्राम है। और इन ह्यूमन बॉडी ओनली ऑर्गन विच शो रीजनरेशन कैपेसिटी। ह्यूमन बॉडी में जो लीवर है वो ओनली ऑर्गन है जो रीजनरेशन की कैपेसिटी शो करता है। अगर हम लीवर को कट करें तो जो लीवर है वो दोबारा क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। नेक्स्ट, सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम। ठीक है, सेल क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स क्या है? लिटिल रूम है। ठीक है, नेक्स्ट,
In 1838, Matthew Sakledin, German botanist, observed a large number of plant cell and observed that plant cell outer boundary is cell wall. आप स्क्रीन पे जिस साइंटिस्ट की इमेज देख रहे हैं, ये साइंटिस्ट कौन सा है? मैथ्यू सक्लेडिन। ये जर्मनी का बोटनिस्ट था, और बोटनिस्ट कौन होता है? जो प्लांट की स्टडी करता है। तो इसने डिफरेंट प्लांट को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट वैरायटी के प्लांट लिए और इसने ऑब्जर्व किया, और इसने क्या पाया कि सभी प्लांट सेल में जो आउटर बाउंड्री है सेल की, वो क्या है? सेल वॉल है। इसने डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट लिए और सभी प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, और इसने पाया कि जितने भी प्लांट सेल हैं उनकी आउटर बाउंड्री क्या है? सेल वॉल है। और ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, और जो ये बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑर्गेनली कौन सी है? ये वैक्यूल है। कौन सी? वैक्यूल। और ये जो वैक्यूल ऑर्गेनली है ये काफ़ी बड़ी होती है, और ये प्लांट सेल में ऑक्यूपाई करती है 50 to 90% स्पेस, और इसी की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में हो जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनली क्या होती है? काफ़ी बड़ी होती है। और जो ये वैक्यूल है ये सिंगल मेम्ब्रेन है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने क्या बात की कि जो मैथ्यू सक्लेडिन था, इसने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, और इसने क्या पाया कि प्लांट की जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है? सेल वॉल है। नेक्स्ट, इन 1839 थियोडोर स्कोन ऑब्जर्व ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल एंड फाउंड दैट आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। आप स्क्रीन पे जो इमेज देख पा रहे हैं साइंटिस्ट की, ये कौन सा साइंटिस्ट है? थियोडोर स्कोन। ठीक है। और इसने लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया, और इसने क्या पाया? सभी एनिमल्स में जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आपको स्क्रीन पे ये गोल्गी एपरेटस दिखाई दे रहा है, ये गोल्गी एपरेटस। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है। और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको ध्यान रखना है कि सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री से जो आपको ये ऑर्गेनली दिखाई दे रही है, इस ऑर्गेनली को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको ये दिखाई दे रही है गोल्गी एपरेटस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और इस प्रोटीन की पैकेजिंग कौन करेगा? गोल्गी एपरेटस। ठीक है। और ये सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है आपको। ये जो सेंट्रियोल है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और जो ये सेंट्रियोल है ये एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है। और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। तो आपको 2-3 पॉइंट अभी से पता चल गए हैं कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, और जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है। और ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है। और जो ये राइबोसोम है, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। और एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एटीपी को? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। नेक्स्ट, तो आप स्क्रीन पे ये इमेज देख पा रहे हैं, ये मैथ्यू सक्लेडिन है, ये थियोडोर स्कोन है। मैथ्यू सक्लेडिन ने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, और थियोडोर स्कोन ने लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया। और मैथ्यू सक्लेडिन ने ये बताया कि प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, और थियोडोर स्कोन ने यह बताया कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। बट और दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक थ्योरी दी, उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक थ्योरी दे दी, और उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी बोलते हैं। बट ये दोनों साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो न्यू सेल्स कैसे बनते हैं ये हमें एक साइंटिस्ट ने बताया, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। ठीक है। जो आप स्क्रीन पे ये इमेज देख रहे हैं, ये साइंटिस्ट कौन सा है? रुडोल्फ विर्को। ठीक है। इन 1855 रुडोल्फ विर्को गिव ओमनी सेलुला ई सेलुला थ्योरी। ठीक है।
1855 में रुडोल्फ विर्को ने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम क्या है? ओमनी सेल्युला ई सेल्युलर थ्योरी। इसने बताया कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इन इमेजेस से। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल पाई जाती है और जो एनिमल सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, और जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल पाया जाता है और सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, अब आप जो ये डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसके नाम याद रखने हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। ठीक है, आपको किसी भी बुक में ये नाम एक जगह नहीं मिलेंगे, बट मैंने आप सभी के लिए स्पेशली ये नाम एक ही जगह अरेंज किए हैं और ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, या CBSE का एग्ज़ाम है या HBSC का एग्ज़ाम है तो उसमें पीछे पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये 9th क्लास का चैप्टर करवा रहा हूँ, बट ये जो क्वेश्चन है 10th लेवल में भी पूछा जाता है, 11th लेवल में भी और 12th में भी। आप किसी से अगर ये नाम पूछेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, तो जो 12th क्लास का स्टूडेंट है वो भी आपको इतने नाम नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? एमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सिरेवाइसी। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, और क्लोरेला। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े कि जो ये हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं और यहाँ पे 2 सेल हैं, तो ये जो दोनों ही सेल हैं ये मल्टी सेलुलर हैं। दोनों ही सेल क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं और ये यूकैरियोटिक सेल हैं। क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं, जब भी लिविंग की बात होगी तो आपको याद रखना है कि लिविंग में हम किसकी बात करते हैं? प्लांट्स की और एनिमल्स की बात करते हैं मोस्टली। ठीक है, और दोनों ही ये क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। और दोनों ही सेल में क्या कॉमन है? अगर हम बात करें, दोनों ही सेल में सेल मेम्ब्रेन कॉमन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन कॉमन है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या आएगा? साइटोप्लाज्म आएगा और साइटोप्लाज्म के बाद क्या आएगा? जेनेटिक मटेरियल आएगा। ठीक है, तो इन दोनों ही सेल में सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, DNA भी बोलते हैं और जीन भी बोलते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और जेनेटिक मटेरियल को हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, DNA भी बोलते हैं और जीन भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम पे DNA प्रेजेंट है और DNA पे जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इनके कुछ फंक्शन कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है और सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है और सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एलो करती है और परमिट करती है द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट also प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट कर रही है इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है,
जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें जो मटेरियल है एंटर करता है आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। बट जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कुछ ही सब्सटेंस हैं जो फ्रीली मूव करते हैं आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स पढ़े सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि एक तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट कर रही है इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ सब्सटेंस है लाइक वाटर और डिफ्यूज वो फ्रीली मूव करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल है इन नेचर में, ठीक है। और जो ये दोनों प्लांट सेल हैं, दोनों, एक प्लांट सेल है एक एनिमल सेल है, और जो ये दोनों ही सेल हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो कॉमन है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम भी बोलते हैं, डीएनए भी बोलते हैं और जीन भी बोलते हैं। क्रोमोसोम पे डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए पे जीन प्रेजेंट है, और ये दोनों ही सेल के हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं और यूकैरियोटिक भी हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है ये मूव करती है सेल मेम्ब्रेन से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और जो डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। जो डिफ्यूजन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में बिटवीन द सेल एज वेल एज एंड इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। और देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपको ये स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सर्कल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कौन सा है? एल्वियोलाई है, ठीक है। और आप ये जो देख रहे हैं ये कैपिलरी है, और ये कैपिलरी में क्या है? ब्लड सेल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ब्लड सेल है आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है? ये रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये ब्लू कलर का इसलिए है क्योंकि ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो एल्वियोलाई देख रहे हैं आप, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। हम रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं वो नोज से आती है लंग्स में, और लंग्स से आती है एल्वियोलाई में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है ब्लड में, तो ऑक्सीजन मूव कर रही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करती है ब्लड टू एल्वियोलाई, है ना, ब्लड टू एल्वियोलाई, ठीक है। तो आपको डिफ्यूजन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो डिफ्यूजन है, ठीक, वो होता है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और हमारी बॉडी में अगर हम बात करें जो डिफ्यूजन है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, 3 पॉइंट्स लिए हैं सेल मेम्ब्रेन के और 3 पॉइंट्स लिए हैं सेल वॉल के, और ये जो पॉइंट्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है इन नेचर में, और जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होती है एंड रिजिड होती है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है इन नेचर में, और जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है एंड रिजिड है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है इन नेचर में, ठीक है। और जो सेल वॉल है वो प्रोवाइड करती है शेप टू दी सेल। सेल वॉल क्या करती है? प्रोवाइड करती है शेप टू दी सेल। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड,
ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। और जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्ट करती है सेल फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है। बस्टिंग मीन्स क्या होता है, फटना, और कोलैप्सिंग मीन्स चिपकना। तो जो सेल वॉल है, ठीक है, वो सेल को क्या बस्ट नहीं होने देती, मीन्स फटने नहीं देती। और जो कोलैप्सिंग है मीन्स जो सेल वॉल है वो सेल को ना तो फटने देती है और ना ही चिपकने देती है, ठीक है। तो फटने को हम बोलते हैं बस्टिंग और चिपकने को बोलते हैं कोलैप्सिंग। तो आप सभी ने, ठीक है, आप सभी के लिए मैंने 3 पॉइंट्स अरेंज किए हैं सेल मेम्ब्रेन के, और 3 पॉइंट जो है सेल वॉल के, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है इन नेचर में, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है इन नेचर में, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की एंड लिपिड की। और जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होती है एंड रिजिड होती है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो प्रोवाइड करती है शेप टू दी सेल, और जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्टेड करती है सेल फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये किसकी है, ये सेल मेम्ब्रेन की है। और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी हमने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड की बनी होती है, ठीक है। और जो लिपिड है वो सेल में बाइलिपिड पाया जाता है, एक लिपिड ये है और एक लिपिड ये है। और सेल मेम्ब्रेन में जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है वो हेल्प करते हैं आउटसाइड जो मटेरियल है उसकी साइटोप्लाज्म में एंटर करने में, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड एंटर करने में। कौन हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, अगर वो विद एनर्जी हो रहा है, मीन्स एटीपी को यूज करके हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट विच अकर विद द हेल्प ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड द ट्रांसपोर्ट विच अकर विदाउट एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें आउटसाइड टू इनसाइड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी यूज नहीं होती, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मटेरियल मूव करता है आउटसाइड टू इनसाइड, उसके लिए क्या यूज होती है, एटीपी यूज होती है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट विच अकर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड द ट्रांसपोर्ट विच अकर विद द हेल्प ऑफ विदाउट एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट।